हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो कल हम लोग ओशियन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द ओशियन इज वाटर इज वेरी डायनेमिक। तो कहा जाए ओशियन का जो वाटर है काफ़ी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब काफ़ी मूवमेंट करता है, वो स्थिर नहीं है। इट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, सॉलिनिटी, डेंसिटी एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ लाइक ऑफ द सन, मून एंड विंड इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तो ओशियन वाटर को मूवमेंट को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और एक्सटर्नल फोर्स भी जैसे सन का, मून का और विंड का इन्फ्लुएंस भी उसको ओशियन वाटर के मूवमेंट पे है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर कॉमन इन वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन कॉमन है। द हॉरिजॉन्टल मोशन रेफर टू द ओशियन करंट एंड वेव्स। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है रेफर किसको करता है? तो ओशियन करंट और वेव्स को। द वर्टिकल मोशन रेफर टू द टाइड। और वर्टिकल मोशन में क्या आते हैं? टाइड आते हैं। ओशियन करंट आर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हाइल द वेव्स आर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। तो ओशियन करंट क्या है? तो कंटिन्यूअस फ्लो है किसका? तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन में ओशियन करंट का फ्लो करना, उसको ओशियन करंट बोलते हैं। जबकि वेव क्या है? तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर है। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द ओशन करंट बट द वेव ट्रेंस मोर अहेड। आगे है कि द वर्टिकल मोशन रेफर टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशियन सी। तो वर्टिकल मोशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे, मतलब कि राइज और फॉल करना पानी का। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून द ओशियन वाटर रेज अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। तो कहा जा रहा है सन और मून के अट्रैक्शन के कारण ओशियन का जो वाटर है दिन भर में 2 बार राइज और फॉल करता है। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑल्सो फ्रॉम द वर्टिकल मोशन ऑफ वाटर। तो जैसा कि जानते हैं जब पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर जाता है और ठंडा पानी नीचे जाता है। इस कारण से मतलब कि कोल्ड वाटर और वार्म वाटर का ऊपर नीचे होते रहता है, जिस कारण से भी मोशन होता है, वर्टिकल मोशन होता है। अब पढ़ते हैं वेव्स के बारे में। तो वेव्स आर एक्चुअली एनर्जी नॉट द वाटर। तो कहा जाए वेव एक्चुअली में एनर्जी है, वाटर नहीं है। विच मूव अक्रॉस द ओशियन सरफेस, जो ओशियन सरफेस पे मूव करता है। तो वेव एक तरह की एनर्जी जो ओशियन सरफेस पे मूव करता है। वेव पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन स्मॉल सर्कल एज वेव पासेस। तो वेव का जो पार्टिकल छोटे छोटे सर्कल बना करके ट्रेवल करता है। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स। विंड जो है वेव्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। विंड काउजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशन एंड द एनर्जी रिलीज ऑन शोर लाइन्स। तो विव्स के विंड के कारण है ना, विंड काउजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन। तो विंड के कारण जो वेव्स ट्रेवल करता है ओशन में और एनर्जी रिलीज करता है शोर लाइन पे। शोर लाइन ने अपने किनारे पे एनर्जी रिलीज करता है। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट द स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशियन। तो कहा जा रहा है कि ये जो मोशन है, वेव मोशन जो है, इसके कारण से सरफेस वाटर पे ही इफेक्ट पहुंचता है ना, डीप वाटर में इसका कभी कभी इफेक्ट पहुंचता है। एज वेव अप्रोच द बीच इट स्लो डाउन। तो जैसे जैसे वेव जो है बीच के पास पहुंचते जाता है कि मतलब कि किनारे पे पहुंचते जाता है, स्लो हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन अकरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर। ऐसा क्यों स्लो क्यों होता है? तो सी फ्लोर और जो वाटर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसके कारण। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव ब्रेक्स। तो कहा जा रहा है यदि पानी कम गहरा है तो वेवलेंथ तो बीच में ही टूट जाता है। द लार्जेस्ट वेव राउंड इन द ओपन ओशन। तो जो बड़े ओशन है वहाँ पे बड़े बड़े वेव बनाए जाते हैं और राउंड की शेप में होते हैं। वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज द मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। कर जैसे वेव को जैसे जैसे एनर्जी मिलता है विंड से और बड़े होते जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वेव्स आर काउज्ड विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। तो अधिकांशतः वेव जो है किसके कारण होता है? जो विंड जो वाटर के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहा है। व्हेन अ ब्रिज ऑफ 2 knots और लेस ब्लो ओवर calm वाटर स्मॉल राइपल्स फॉर्म एंड ग्रो एज द विंड स्पीड इंक्रीज अंटिल व्हाइट कैप्स अपीयर इन द ब्रेकिंग वेव्स। तो कहा जा रहा है कि व्हेन अ ब्रिज ऑफ 2 knots और लेस ब्लो, तो कहा जा रहा है कि जब 2 नॉट या 2 नॉट से कम का जब हवा बहता है ना, ठीक है, ठंडे पानी पे, तो वहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके के बनने लगते हैं, वेव्स बनने लगते हैं। वेव्स में ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग एशोर ब्रेकिंग एंड डिस्काउंटिंग सब। तो कहा जा रहा है कभी कभी वेव्स जो होता है 1000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेते हैं। जैसे तालाब में हम लोग कोई यहाँ पे पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे मैक्सिमम वापस वहाँ तक जाता है, तालाब का बाउंड्री तक जाता है। लेकिन समुद्र तो काफ़ी बड़ा है ना, तो यहाँ पे वेव काफ़ी बड़े एरिया तक जाते हैं, 1000 ऑफ किलोमीटर तक जाते हैं। अब वेव साइज एंड शेप रिवील इट्स ओरिजिन। तो वेव का साइज और उसका शेप उसके ओरिजिन को रिवील करता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होकर आ रहा है। स्टीप वेव्स आर फेयरली यंग वंस एंड प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड। जो स्टीप वेव होते हैं, स्टीप वेव मतलब कम स्लोप वाले जो वेव होते हैं ये यंग होते हैं और लोकल विंड के कारण फॉर्मेशन होता है इनका। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ओरिजिनेट फार अवे फ्रॉम प्लेस है। लेकिन जो स्लो वेव यहाँ पे है और स्टेडी वेव है, ठीक है, ये काफ़ी दूर से आता है और ओरिजिनेट होता है, खास करके कहा जा रहा है कि पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर, यहाँ तक कि दूसरे हेमिस्फीयर में भी। द मैक्सिमम वेव हाइट डिटरमाइंड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ विंड। जो वेव का हाइट कितना होगा विंड के स्ट्रेंथ से डिटरमाइन होता है। हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड एरिया ऑफ विच बिलोंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। वेव ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेज द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ मूवमेंट डाउनवर्ड। तो कहा जा रहा है
कि विंड के कारण वेव कैसे बनता है। विंड के कारण हवा, विंड जो है पानी को ऊपर भेजता है, ग्रेविटी पानी को नीचे खींचता है, तो इस तरह से इस तरह का फॉर्मेशन होते रहता है वेव में, ठीक है। द फॉलिंग वाटर पुशेज द फॉर्मर थ्रू अपवर्ड एंड द वेव एक्चुअली न्यू पोजीशन, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे वेव ट्रेवलिंग टुवर्ड द राइट, तो इस तरीके से क्रेस्ट यहाँ पे फॉल करता है, फिर यहाँ पे ट्रफ के पास राइज करता है, इस तरीके का वेव का फॉर्मेशन होते रहता है। आगे बढ़ते हैं कि द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर, जो वाटर के नीचे यदि देखा जाए तो सर्कुलर मोशन में वेव है ना, और यदि देखा जाए जैसे छोटे तालाब में हम लोग देख सकते हैं, इंडिकेटेड द थिंग्स कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेज एंड डाउन एंड बैक इट पासेज। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ रेस्पेक्टिवली, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रेस्ट बोला जाता है और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको ट्रफ बोला जाता है। वेव की हाइट की बात किया जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट, तो अर्थ के बॉटम से लेकर ट्रफ के बॉटम से लेकर के क्रेस्ट के टॉप तक के हाइट को बोलते हैं वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड क्या है, तो 1/2 ऑफ द वेव हाइट, तो वेव हाइट के आधे को वेव एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वेव पीरियड क्या है, तो एक मतलब कि एक इंट पूरा करने में, एक सर्कल पूरा करने में, ठीक है, उसको कितना टाइम लगता है ना, तो कैसे मेजर करेंगे, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ से मेजर करेंगे। वेवलेंथ क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। वेव स्पीड, तो कितना जल्दी मतलब कि इट इज रेट एट व्हिच द वेव्स मूव थ्रू द वाटर, तो कितना जल्दी वाटर के थ्रू वेव मूव करता है, इसको नॉट में मेजर करते हैं, इसका ऐसा यूनिट नॉट है, तो याद रखिए नॉट किसका ऐसा यूनिट है, वेव स्पीड का। वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ 1 सेकंड इंटरवल, तो 1 सेकंड में कितना वेव ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे एक लाइन खींच दें, 1 मिनट, ऐसे एक लाइन खींच दें, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रेस्ट हो गया, तो इसके इतना दूर जो हम इंडिकेट करें उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये भी एक एम्पलीट्यूड होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरे हाइट को यानी कि एम्पलीट्यूड को डबल कर दे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेव हाइट। और यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ से वेवलेंथ यदि निकालना है तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया, यहाँ से यहाँ तक कि 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। एक क्लास 9th में भी पढ़ना था, साइंस में, फिजिक्स में जो था वेव वहाँ पे। नेक्स्ट है टाइड्स के बारे में, द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड टाइड। तो टाइड क्या है, सन और मून के अट्रैक्शन के कारण पीरियडिकल राइज और फॉल है सी लेवल में, दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे। द मूवमेंट ऑफ वाटर का जो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, तो जो वाटर का मूवमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट के कारण होता है, जैसे विंड, एटमॉस्फेयर, इस सब के कारण होता है। आर कॉल्ड सर्जेज, तो इसको सर्ज बोलते हैं। सर्ज आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड, सर्ज जो है टाइड के जैसा रेगुलर नहीं होता है। द स्टडी ऑफ टाइड इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली एंड टेम्पोरली, तो कहा जा रहा है कि टाइड का जो स्टडी है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड एंड हाइट, इसका जो इसमें मतलब कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है मैग्नीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में, हाइट में। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू अ लेसर एक्सटेंट टू द सन ग्रेविटेशनल पुल आर द मेजर काउज, तो कहा जा रहा है कि मून का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, और मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सन के ग्रेविटेशनल पुल का थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल का प्रभाव पड़ता है। टाइड के अक्रेस का मेन रीजन है। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी, दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे होता है जो ग्रेविटी को काउंटर करता है। टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द 2 मेजर टाइडल बल्जेज ऑन द अर्थ। ऑन द साइड ऑफ अर्थ, तो ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून अ टाइडल बल्ज अकर व्हेन अपोजिट साइड द ग्रेविटेशनल, कहा जा रहा है कि जिस तरफ मून होता है ना, जिस तरफ मून वाला साइड होता है, जिस तरह से अर्थ जिस तरफ मून है अभी, ठीक है, वहाँ पे टाइडल बल्ज बनता है, मतलब टाइडल ऐसे उठता है ऊपर में, जबकि उसका अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण उससे कम होता है ना, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दूसरे तरफ से साइड बनता है, दूसरे साइड से टाइड बनता है। द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन दिस 2 फोर्सेज, तो कहा जाए द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस। टाइड जनरेटिंग फोर्स क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग टाइड जनरेटिंग फोर्स बोलते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पुल और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मून इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो देयर इज अ नेट फोर्स काउजिंग अ बल्क आउटवर्ड द मून। तो कहा जाए मून के नज़दीक में जो जगह है वहाँ पे बल्ज बनता है मून की तरफ। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अर्थ द अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस, तो दूसरी तरफ जो मून का अट्रैक्टिव फोर्स है कम हो जाता है, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे डोमिनेट करता है, हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है मून से दूर जाता है, तो इट क्रिएट द सेकंड बल्ज अवे फ्रॉम द मून, तो यहाँ पे भी सेकंड बल्ज बनता है, दो मून के अवे बनता है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द हॉरिजॉन्टल टाइड जेनेटिक फोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल फोर्सेज इन जनरेटिंग द टाइडल बल्ज। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे है, यहाँ पे
जिधर मून है ना, उधर इस तरीके का टाइडल बन बनेगा, मून के अपोजिट में इधर ऐसा बनेगा, मतलब कि दोनों तरफ कंबाइन करके देखा जाए तो इस तरीके का ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ये टाइड है। ठीक है, तो टाइड यानी कि दो तरफ बनता है। द टाइडल बल्ज ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैव ग्रेटर हाइट, तो कहा जाए जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास जो टाइडल बल्ज बनता है उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हेन टाइडल बल्ज हिट द मिड ओशियनिक आइलैंड दे बिकम लो, तो कहा जाए जैसे ही मिड ओशियनिक आइलैंड को कोई टाइडल बल्ज हिट करता है तो लो हो जाता है, उसका हाइट घट जाता है। द शेप ऑफ बे एंड स्टोरी अलोंग द कोस्टल कैन आल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड, तो बे का शेप या स्टोरी का शेप भी टाइड की इंटेंसिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूनल शेप्ड बे ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड, जो फ्यूनल शेप के वे होते हैं, मतलब इस तरीके के जो वे होते हैं, ऐसे जो वे होते हैं, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल आप बोल सकते हैं, वहाँ पे टाइडल मैग्नीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। व्हेन द टाइड इज चैलेंज बिटवीन आइलैंड और इनटू बे एंड स्टोरेज कॉल्ड टाइडल करंट, तो कहा जाए जब टाइड को चैलेंज किया जाता है आइलैंड से या फिर बे के द्वारा, स्टोरी के द्वारा, उसको हम लोग टाइडल करेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टाइड ऑफ बे ऑफ फुंडी कनाडा, तो कनाडा में एक बे ऑफ फुंडी है, वहाँ पे टाइड के बारे में बात करना है। द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फुंडी इन नोवा स्कोशिया कनाडा, तो कहा जाए जो हाईएस्ट टाइड है दुनिया में ये कनाडा के बे ऑफ फुंडी में होता है, जो नोवा स्कोटिया वहाँ पे है। द टाइडल बल्ज 15-16 मीटर, जो टाइडल बल्ज 15 से 16 मीटर यानी लगभग 50 फीट के आसपास ऊपर होता है। बिकॉज द टू टाइड एंड टू लो टाइड एवरी डे, तो कहा जा रहा है कि 24 घंटे के पीरियड में 2 हाई टाइड होते हैं, 2 लो टाइड होते हैं, याद रखिए 2 हाई टाइड 2 लो टाइड एवरी डे होते हैं यहाँ पे। देन अ टाइड मस्ट कम इन विद इन 6 मंथ आवर पीरियड, तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से टाइड जो है 6 घंटे के पीरियड में होता है, 24 घंटा में 4 टाइड हो गया। एज अ रफ एस्टिमेट द टाइड एज अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर, तो रफ एस्टिमेट के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो 240 सेंटीमीटर 1 घंटा में टाइड यहाँ पर राइज करता है। इफ़ यू हैव वॉकड अलोंग अ बीच विद अ स्टीप क्लिफ अलोंग साइड मेक श्योर यू वॉच द टाइड्स, कहा जा रहा है कि यदि तुम वहाँ पे बीच पे वॉक करोगे, है ना, तो तुम मतलब कि एकदम निश्चित है कि वहाँ पे आप देख सकते हैं टाइड को। ठीक है, इफ़ यू वॉक अबाउट एन आवर एंड देन नोटिस द टाइड इज कमिंग इन, द वाटर विल ओवर योर हेड बिफोर यू गेट बैक टू द वेयर यू स्टार्टेड। ठीक है, यदि 1 घंटा ट्रेवल करेगा तो पानी आपके सर पे आ जाएगा, ऐसा हम बोला जा रहा है। अब है टाइप ऑफ टाइड, टाइड कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो टाइड वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, तो टाइड को बांटा गया उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पे, डायरेक्शन के आधार पे, मूवमेंट के आधार पे कि एक जगह से दूसरे मूव कैसे करते हैं। टाइड में भी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और अक्रेंस, तो कहा जा रहा है कि टाइड को कई तरीके से बांटा गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला टाइड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो सेमी अर्नल और डाई अर्नल यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद मिक्स टाइड है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड ईच डे, द सक्सेसिव हाइट और लो टाइड्स आर एक्सपोनेंशियली ऑफ द सेम हाइट, तो कहा जा रहा है कि सेमी डायर्नल का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी कॉमन टाइडल पैटर्न है जिसमें 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होते हैं। ठीक है, और हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, लगभग सेम हाइट का होता है। डायर्नल टाइड क्या होता है, देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड ओनली लो टाइड, तो डायर्नल टाइड का मतलब क्या होता है, एक ही हाई टाइड और एक ही लो टाइड होता है एक दिन में। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड आर अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट, तो यहाँ भी जो हाई और लो टाइड है लगभग सेम हाइट का होता है। मिक्स टाइड की बात करें तो टाइड हैविंग सिमिलर वेरिएशन इन हाइट नोन एज मिक्स टाइड, तो ऐसा टाइड जो द हैविंग वेरिएशन इन द हाइट, जिसमें हाइट में वेरिएशन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग मिक्स टाइड बोलते हैं। दिस टाइड जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ओनली ऑन मैनी आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, तो ऐसे टाइड कहाँ होते हैं, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे होते हैं और कई आइलैंड पे होते हैं पैसिफिक ओशन के। आगे बात करें टाइड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ, तो सन मून और अर्थ के आधार पे यहाँ पे टाइड को बांटा गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर वेरीज एप्रेसिवली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तो कहा जा रहा है कि हाइट मतलब कि कितना ज़्यादा हाइट जाएगा टाइड का, ये डिपेंड करता है सन मून और अर्थ के रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो हम लोग उसके आधार पे यहाँ बांटते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड के बारे में पढ़ते हैं पहले। द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इज रिलेशन टू द अर्थ इज डायरेक्ट वेयरिंग ऑन द हाई टाइड। व्हेन द सन मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होता है, सन मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होता है, द हाइट ऑफ टाइड विल बी लॉन्गर, तो यहाँ पे टाइड का हाइट ज़्यादा ऊंचा होगा। दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। एक महीने में 2 बार होता है। दे अकर ओनली ट्वाइस अ मंथ, वन और फुल मून पीरियड एंड अदर ड्यूरिंग अ न्यू मून पीरियड, कब कब, तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, दोनों दिन स्प्रिंग टाइड होता है। नीप टाइड की बात करें, देर नॉर्मली देर इज 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, तो कहा जा रहा है कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में 7 दिन का इंटरवल पीरियड होता है। एट दिस टाइम द सन एंड मून एट राइट एंगल, तो यहाँ पे क्या होता है, सन और मून जो है राइट एंगल पे बनता है एक दूसरे के, ठीक है, एंड दे काउंटरैक्ट वन अनदर। द मून अट्रैक्शन दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज सन, इट इज डिमिनाइज्ड बाय काउंटरिंग द फोर्स ऑफ सन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मून का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है सन के अट्रैक्शन फोर्स से। वंस इन द मंथ देयर इज अ मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो कहा जाए कि महीने में एक बार जब मून का ऑर्बिट अर्थ के क्लोजेस्ट हो, क्लोजेस्ट यानी कि पेरिजी हो, ठीक है, और दूर होता है तो उसको अपोजिट बोलते हैं। एंड यूजुअली हाई और लो टाइड अकर, तो उसी दिन जो हाई और लो टाइड अकर होता है
ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। तो यहाँ जो टाइडल का रेंज है, मतलब कि हाई टाइड में जो सबसे हाईएस्ट रेंज हाइट है उसमें से लोवेस्ट हाइट को माइनस करने के बाद जो रेंज आएगा वो सबसे ज़्यादा होता है। 2 वीक लेटर व्हेन द मून इज फारदेस्ट अपोजिट द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड टाइडल रेंज आर लेस देन एवरेज हाइट। व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन, कहा जा रहा है कि जब अर्थ क्लोजेस्ट होता है सन के पेरिहेलियन के दिन, जब 3 जनवरी को, तो याद रखिएगा 3 जनवरी को अर्थ जो है क्लोजेस्ट होता है सन के। टाइडल रेंज आर ऑल्सो, तो वहाँ भी टाइडल रेंज काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। जबकि 4 जुलाई को सन जो है, मतलब कि अर्थ जो है सन के सबसे ज़्यादा दूर होता है, एपेलियन पे होता है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई याद कीजिएगा इसको। 3 जनवरी को सन और अर्थ की दूरी सबसे कम होता है, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होता है। तो उस दिन भी टाइडल रेंज जो है यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है 4 जुलाई को। द टाइम बिटवीन द हाई एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल फॉलिंग कॉल्ड ईब। तो कहा जा रहा है कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का समय जब वाटर लेवल फॉल करे उसको ईब बोलते हैं, ठीक है। द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द वाटर टाइड इज राइजिंग कॉल्ड फ्लड। तो ठीक है, और इसका उल्टा ईब का उल्टा को हम लोग फ्लड बोलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड, टाइड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंस टाइड्स आर काउंटेड बाय अर्थ मून पोजीशन व्हिच आर नोन एज एक्यूरेटली द टाइड कैन प्रेडिक्टेड एज वेल इन एडवांस। तो कहा जाएगा टाइड को हम लोग एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि सन अर्थ मून का हम लोग पोजीशन एक्यूरेटली पता कर सकते हैं। दिस हेल्प द नेविगेटर एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, फिशरमैन को उनका एक्टिविटी प्लान करने में मदद मिलता है। जो नेविगेटर है, मतलब जो नेविगेट करते हैं, पानी के सहारे एक जगह से जाते हैं, उनको मदद मिलता है। टाइड फ्लोस आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन। टाइडल फ्लो जो है नेविगेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाइडल हाइट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हार्बर नियर द रिवर्स एंड विद इन स्टोरेज हैविंग सैलो बार्स एट द एंट्रेंस। तो खास करके वहाँ पे जहाँ पे ऐसे हार्बर जहाँ पे सैलो है, मतलब वहाँ पानी काफ़ी कम है, वहाँ पे टाइडल हाइट काफ़ी मदद करता है, ठीक है। टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द सेडिमेंट्स एंड रिमूविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द एस्टुअरी। तो टाइड जो है एस्टुअरी से पोल्यूटेड वाटर को बाहर ले जाने में भी मदद करता है। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पावर इन कनाडा, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो टाइड्स का यूज आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हो रहा है। इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में किया गया है, दुर्गा दौनी में 3 मेगावाट का मात्र, ठीक है, सुंदरबन में। तो सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। तो आपके लिए क्वेश्चन सुंदरबनी कहाँ है ना, सुंदरबनी, बस स्पेलिंग बस यही है, लास्ट में आई लग जाता है, एस के जगह पर आई लग जाता तो हो जाता है सुंदरबनी। सुंदरबनी कहाँ है ये बताइए, ठीक है। काफ़ी सुंदर जगह और काफ़ी फेमस जगह है सुंदरबनी। ओशियन करेंट आर लाइक रिवर फ्लो इन द ओशन। ओशियन करेंट जो है रिवर फ्लो की तरह होते हैं ओशियन में। द रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डिफिनिट पाथ एंड डायरेक्शन। तो उनका एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है जो खास पाथ और डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ओशियन करेंट इन्फ्लुएंस बाय 2 टाइप ऑफ फोर्स। ओशियन करेंट पे 2 तरह के फोर्स लगते हैं। पहला प्राइमरी फोर्स जो वाटर के मूवमेंट को इनिशिएट करता है, मतलब वाटर के मूवमेंट को स्टार्ट करता है। तो सेकेंडरी फोर्स जो करंट के फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। द प्राइमरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट आर। तो प्राइमरी फोर्स क्या क्या है, तो हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स, ये सब प्राइमरी फोर्स के अंदर आता है। हीटिंग बाई सोलर एनर्जी काउज द वाटर टू एक्सपेंड। तो सोलर एनर्जी के हीट के कारण पानी एक्सपेंड करता है। डेट इज वाई द नियर द इक्वेटर द ओशियन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन मिडिल एटीट्यूड। इस कारण से इक्वेटर पर जो पानी होता है ज़्यादा हाइट पे होता है, मतलब पानी का हाइट वहाँ पे ज़्यादा होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर, बाकी सबके मुकाबले ज़्यादा होता है। दिस काउजेज अ वेरी स्लाइट ग्रेडियंट वाटर ट्रेंड टू मूव डाउन द स्लोप। तो इसके कारण से मतलब पानी दोनों स्लोप की तरफ जाता है। विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन पुशेज द वाटर मूव। जो ओशियन के सरफेस से जो विंड ब्लो कर रहा है इसके कारण से पानी को मूव करने पे मजबूर करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर बॉडी इन दिस कोर्स। ग्रेविटी टेंड टू पुल वाटर डाउन। तो ग्रेविटी के कारण पानी नीचे आता है। वहीं कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मुड़ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाता है ना। द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड गियर। तो कहा जा रहा है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जब ज़्यादा पानी मतलब कि उसके चारों तरफ जमा हो जाए, फ्लो करे, तो उसको गियर्स बोलते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेफर्ड बाय द ड्रिफ्ट। तो कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ड्रिफ्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली द करंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस। करंट जो होता है सरफेस के नज़दीक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और उसका स्पीड 5 नॉट का होता है, ठीक है। नॉट क्या है, तो एक तरह का यूनिट है। एट डेप्थ करेंट्स आर जनरली स्लो विद देयर स्पीड। तो कहा जा रहा है कि डेप्थ में अंदर जाने पे करंट का जो स्पीड है कम हो जाता है, 0.5 नॉट के आसपास हो जाता है। वी रेफर टू द स्पीड ऑफ करंट एज अ ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे इसको हम लोग ड्रिफ्ट से मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब इसको ड्रिफ्ट के रूप में रेफर करते हैं। ड्रिफ्ट इज मेजर इन टर्म ऑफ नॉट। ड्रिफ्ट जो है नॉट के टर्म में मेजर किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट रेफर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट को यहाँ स्पीड ऑफ करंट बोल सकते हैं। अब फास्ट करंट इज कंसिडर स्ट्रॉन्ग। जो फास्ट करंट है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस एंड डिक्रीज इन द डेप्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशियन करंट। तो ओशियन करंट का वर्टिकल मोबिलिटी मतलब पानी का वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट जो है ये अफेक्ट करता है यहाँ पे वाटर में डेंसिटी। वाटर विथ हाई सेलिनिटी डेंसर देन वाटर विथ लो सेलिनिटी। तो याद रखिए जिसका हाई जो जिसमें ज़्यादा सेलिनिटी होता है वो डेंसर होता है। तो हायर सेलिनिटी डेंसर होता है, उसके कारण से नीचे चला जाता है, जबकि लोअर सेलिनिटी वाला पानी ऊपर रह जाता है।
उसी तरीके से कोल्ड वाटर जो होता है डेंसर होता है, वार्म वाटर ऊपर होता है। डेंसर वाटर टेंड टू सिंक, जो डेंसर वाटर वो सिंक करता है, नीचे डूब जाता है, जबकि ऊपर में होता है हल्का पानी जो होता है, लाइट वाटर जो होता है, कम डेंसिटी वाला। कोल्ड वाटर ओशन करंट अकर व्हेन द कोल्ड वाटर द पोल सिंक्स एंड स्लोली मूव टुवर्ड द इक्वेटर। तो कोल्ड वाटर करंट कब ओरिजिनेट होता है? जब कोल्ड वाटर जो है सिंक करता है पोल के पास, ठीक है, और इक्वेटर की तरफ मूव करता है। वार्म वाटर करंट ट्रेवल आउट फ्रॉम इक्वेटर एलोंग द सरफेस, और वार्म वाटर करंट जो है इक्वेटर से उधर जाता है। कोल्ड वाटर करंट ऊपर से नीचे आता है, पोल से नीचे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट का टाइप क्या है? द ओशियन करंट वी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डेप्थ। तो ओशियन करंट को उसके डेप्थ के आधार पर बांट सकते हैं। ए सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। सरफेस करंट कंस्टिट्यूट मोर अबाउट 10% ऑफ द ऑल वाटर इन द ओशन। तो सरफेस करंट जो है जितना भी पानी है ओशियन में उसका 10% को यहाँ पे मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, कंस्टिट्यूट करता है। दिस वाटर अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन। तो सरफेस वाटर कहाँ तक माना जाता है? 400 मीटर तक माना जाता है ना। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जहाँ पे थर्मोक्लाइन चालू होता है। डीप वाटर करंट मेकअप द अदर 90% ऑफ द वाटर। तो डीप वाटर करंट जो है बाकी का 90% यहाँ पे बनाता है। दिस वाटर मूव अराउंड द ओशन बेसिन ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो ये वाटर जो है मूव करता है ओशन बेसिन से ग्रेविटी के कारण, डेंसिटी के कारण। डीप वाटर सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन एट हाई एल्टीट्यूड। डीप वाटर जो है सिंक करता है डीप ओशन में हाई एल्टीट्यूड पे, वेयर द टेम्परेचर आर कोल्ड इनफ टू काउ द डेंसिटी टू इंक्रीज। नेक्स्ट है कि अदर ओशियन करंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर भी ओशियन करंट को बांटा है। जैसे कोल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरिया। तो कोल्ड करंट क्या करता है? कोल्ड वाटर को वार्म वाटर के एरिया में लाता है। दिस करंट यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट। एक कोस्ट मतलब कि ऐसे कहाँ पाए जाते हैं करंट, कहाँ पाए जाते हैं? तो कंटिनेंट के लगभग वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, अब मिडिल लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट इज द हायर लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वार्म करंट ब्रिंग वार्म वाटर इन द कोल्ड वाटर। वार्म करंट के कारण क्या होता है? तो वार्म वाटर कोल्ड वाटर में मिलता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ईस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो कहा जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में, और लोअर मिडिल एल्टीट्यूड में वो ईस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम मेजर ओशियन करंट के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट ओशियन करंट है? तो यहाँ पे देखते हैं मेजर ओशियन करंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस्ड एक्साइटेड बाय प्रिवेलिंग विंड एंड कोरियोलिस फोर्स। तो कहा जा रहा है कि अधिकांशतः जो ओशियन करंट है कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। द ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न रफली कॉरेस्पॉन्ड टू द अर्थ एटमॉस्फेयर सर्कुलर पैटर्न। द एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इन द मिडिल एटीट्यूड इन मेनली एंटी साइक्लोनिक। तो कहा जा रहा है कि जो मिडिल एटीट्यूड में जो एयर सर्कुलेशन होता है वो एंटी साइक्लोनिक होता है, ठीक है। और द ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न आल्सो कॉरेस्पॉन्ड विद द सेम एट हायर एल्टीट्यूड वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक। द ओशियन करंट ओशियन सर्कुलेशन फॉलो दिस पैटर्न। तो कहा जा रहा है कि जैसे लोअर लैटिट्यूड में देखा जाए तो ओशियन का जो यहाँ पैटर्न है एंटी साइक्लोनिक होता है, ठीक है। वहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन एंटी साइक्लोनिक होता है, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट मेनली यहाँ पे मिलेगा, पोल के आसपास मिलेगा, ये सब कोल्ड करंट है डॉटेड लाइन में, पोल से इक्वेटर की तरफ। और जो इक्वेटर से पोल की तरफ रहता है, पोल से इक्वेटर के जैसे लेब्राडोर यहाँ पे है, लेब्राडोर करंट यहाँ पे है, तो ये कोल्ड करंट है लेब्राडोर करंट। वहीं गल्फ स्ट्रीम जो है इधर जो है एक क्या है, तो ये वार्म करंट है। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट क्या है, तो कोल्ड करंट है। वहीं अलास्का करंट वार्म करंट है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारा करंट यहाँ पे शो किया गया है। द ओशियनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर इन द मैनर सिमिलर टू द हीट ट्रांसपोर्टेड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कहा जा रहा है ओशियन के द्वारा भी हीट उसी तरीके से ट्रेवल किया जाता है। हीट का ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हवा जो है हीट का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द कोल्ड वाटर्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल मूव टुवर्ड वार्म वाटर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन व्हाइल इन द वार्म वाटर ऑफ द लोअर लैटिट्यूड मूव पोलवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह का करंट को यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट का इफेक्ट क्या होता है? तो इसका एक मेजर इफेक्ट ऐसा याद रखिए कि जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है, जैसे यहाँ पे हो गया है ना, कोल्ड करंट और वार्म करंट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉगी वेदर बनता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुहासा बनता है, और दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड होता है, मतलब कि यहाँ पे मछली काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक बनता है, ठीक है, ओयासियो और कुरोसियो करंट यहाँ पे मिलता है जापान के पास। तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मछली काफ़ी ज़्यादा होता है और फॉगी वेदर यहाँ पे होता है। उसी तरह का एक यहाँ पे इंडोनेशिया के आसपास, सिंगापुर के आसपास मिलता है, इस रीजन में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड है। तो ये सब एरिया जहाँ पे ये है करंट का इफेक्ट है। फिर जिस एरिया में जैसा करंट होता है उस एरिया का वातावरण वैसा हो जाता है। कोल्ड करंट होता है आसपास, कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मिक्सिंग जोन जो है दुनिया का फिशिंग ग्राउंड होते हैं, याद रखिएगा, और वहाँ पे फॉगी वेदर होता है। तो अब यहाँ पे इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जो भी एमसीक्यू यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है।
तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।